वेलकम स्टूडेंट्स। हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर हम दो सेल्स के ईएमएफ्स को कंपेयर करेंगे पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करते हुए। पोटेंशियोमीटर को हम 13th चैप्टर में काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेक्चर्स के अंदर, तो वहाँ पे आप पोटेंशियोमीटर को डिटेल से समझ सकते हैं। तो इस प्रैक्टिकल को हम इन स्टेप्स में करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या चीज़ें यानी क्या ऑपरेटर्स चाहिए प्रैक्टिकल करने के लिए, और इस दौरान में फिर जब हम प्रैक्टिकल को करने का तरीका डिस्कस करेंगे तो हम कुछ मेजरमेंट्स लेंगे जिनकी मदद से जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमने जो दोनों सेल्स के ईएमएफ्स को कंपेयर किया है उसकी मदद से हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। इस प्रैक्टिकल के ऑपरेटर्स में हमें चाहिए होगा पोटेंशियोमीटर, जॉकी, रियोस्टेट, और हम दो सेल्स लेंगे जो कि मुख्तलिफ टाइप के होंगे, जिनमें से एक हम लेंगे डैनियल सेल और दूसरा हम लेंगे लैग्रांज सेल। इसके अलावा हमें चाहिए होगा बैटरी एलिमिनेटर जिसकी मदद से हम डीसी वोल्टेज हासिल करेंगे। साथ ही साथ हमें चाहिए होगा रेजिस्टेंस बॉक्स, टू वे की, वन वे की, कनेक्टिंग वायर्स, और इनके अलावा हमें चाहिए होगा गैल्वेनोमीटर और एमीटर। इसके बाद हम प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस सर्किट डायग्राम के मुताबिक इस सब ऑपरेटर्स को जोड़ेंगे। यहाँ पे आपको सर्किट डायग्राम इतनी वाज़ेह नज़र नहीं आ रही, लेकिन जिस तरह से हम इस ऑपरेटर्स को जोड़ेंगे तो आपको ये सर्किट डायग्राम मज़ीद क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आप ये वाइट सेल देख रहे हैं ये हमारे पास लैग्रांज सेल है, और जो ब्राउन कलर का सेल है ये हमारे पास डैनियल सेल है। सबसे पहले हम बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव टर्मिनल को और दोनों सेल्स को हम पोटेंशियोमीटर के पहले टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे। उसके बाद हम दोनों सेल्स को टू वे की के साथ जोड़ेंगे, यानी कि एक सेल का हम एक टर्मिनल के साथ ज्वाइंट करेंगे और जो दूसरा सेल है उसका टू वे की के दूसरे टर्मिनल के साथ ज्वाइन करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास टू वे की है उसको हमने रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ जोड़ दिया है, और फिर रेजिस्टेंस बॉक्स का जो दूसरा टर्मिनल है उसे हम गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे। फिर गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को हम जॉ की के साथ अटैच करेंगे। फिर बैटरी एलिमिनेटर के नेगेटिव टर्मिनल को हमने वन वे की के टर्मिनल के साथ जोड़ा और उसके दूसरे टर्मिनल को हमने एम मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा। उसके बाद हमने एम मीटर के नेगेटिव टर्मिनल को रियोस्टेट के फिक्स्ड टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है, और उसके बाद रियोस्टेट के मूवेबल टर्मिनल को हमने पोटेंशियोमीटर के दूसरे टर्मिनल के साथ अटैच कर देना है। तो इस तरह से सर्किट हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सबसे पहले हमने चेक करना है कि क्या हमारे पास कनेक्शंस ठीक तरह से लगे हैं कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम वन वे की के अंदर जो की है हमारे पास उसको इंसर्ट कर देंगे, और उसके बाद हम टू वे की को भी क्लोज कर देंगे। फिर हम जॉ की मदद से देखेंगे कि क्या हमारे पास पोटेंशियोमीटर के एक टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आ रही है और दूसरे की तरफ नेगेटिव रिफ्लेक्शन आ रही है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पोटेंशियोमीटर के पहले टर्मिनल के साथ जॉकी को टच किया तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर में पॉजिटिव रिफ्लेक्शन शो हो रही है, जबकि इसके बाद हमने पोटेंशियोमीटर के दूसरे टर्मिनल के पास जॉकी को रखा तो हमारे पास अब गैल्वेनोमीटर में नेगेटिव रिफ्लेक्शन शो हो रही है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो कनेक्शंस हैं वो बिल्कुल ठीक से लगे हुए हैं। वरना अगर ये रिफ्लेक्शंस हमारे पास दोनों नेगेटिव आए या फिर पॉजिटिव आए तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास कनेक्शंस ठीक नहीं है। तो हमने फिर कनेक्शंस को देखना होगा कि हमारे पास कहाँ पे कनेक्शन ठीक तरह से नहीं लगे हुए। पोटेंशियोमीटर को चेक करने के बाद हमने कीज में से नॉब्स को निकाल दिया, यानी कि सर्किट को ओपन कर दिया। उसके बाद हमने वन वे की के अंदर नॉब को इंसर्ट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एम मीटर में करंट की वैल्यू शो हो रही है 0.051। तो हमने जब एक दफ़ा मेजरमेंट लेनी है तो हमने इस करंट को कांस्टेंट रखना है, यानी कि हमारे पास करंट की यही वैल्यू रहेगी एम मीटर के अंदर। इसके बाद हमने टू वे की में एक जगह पे इस नॉब को इंसर्ट किया, यानी कि जिस तरफ हमने टू वे की के साथ लैग्रांज सेल यानी कि वाइट कलर के सेल को ज्वाइन किया हुआ है वहां पे हमने नॉब को इंसर्ट किया। तो उसके बाद हम जॉ की मदद से देखेंगे कि कहाँ पे हमारे पास बैलेंस पॉइंट आता है, यानी कि जीरो शो होता है इस गैल्वेनोमीटर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जीरो शो हो रहा है
770 सेंटीमीटर की लेंथ पे। तो इस लेंथ को हम नोट कर लेंगे, जो कि हमारे पास लैग्रांज सेल के लिए बैलेंस पॉइंट आया है। इसके बाद हम टू वे की में से नॉब को निकालेंगे और अब उसे दूसरी जगह पे इंसर्ट कर देंगे, जिसके साथ हमने ब्राउन कलर के सेल यानी कि डैनियल सेल को ज्वाइन किया हुआ है। अब हम दोबारा से जॉ की को पोटेंशियोमीटर के वायर के ऊपर रखते जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ पे हमारे पास नल पॉइंट आता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो नल पॉइंट है वो आ रहा है 554.5 सेंटीमीटर की लेंथ पे। तो ये हमारे पास डैनियल सेल के लिए लेंथ आई है, जिसको L2 से हम डिनोट करेंगे। इन वैल्यूज को मैंने इस टेबल में नोट किया है। करंट की इसी वैल्यू को कांस्टेंट रखते हुए मैंने इस प्रोसीजर को दोबारा रिपीट किया और उसको मैंने ट्रायल 2 का नाम दिया। तो मेरे पास L1 और L2 की वही वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि 770 सेंटीमीटर और 554.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जैसे कि लैग्रांज सेल के लिए मैंने L1 की दोनों दफ़ा की वैल्यूज़ लिखी हैं, यानी कि ट्रायल 1 और ट्रायल 2 की, तो वो मेरे पास 770 आई हैं और उन दोनों का मीन लिया और यानी कि उन दोनों को ऐड किया और डिवाइड किया 2 से, तो मेरे पास 770 सेंटीमीटर आ रहा है L1 की वैल्यू। इसके बाद डैनियल सेल के लिए जब मैंने नल पॉइंट को फाइंड किया और उसके लिए मैंने 2 दफ़ा रीडिंग्स ली, तो ट्रायल 1 और ट्रायल 2 दोनों में मेरे पास आ रहा है 554.5 सेंटीमीटर, यानी कि इन दोनों को मैंने ऐड किया और 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास मीन आ जाता है, जो कि है 554.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद दोनों सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो होता है E1 डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाय L2, जहाँ पे E1 शो कर रहा है लैग्रांज सेल के ईएमएफ को, E2 शो कर रहा है डैनियल सेल के ईएमएफ को और L1 L2 हमारे पास करस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ्स हैं। तो इस फॉर्मूले में जब L1 और L2 की वैल्यूज पुट की और कैलकुलेट किया तो मेरे पास E1 डिवाइडेड बाय E2 आता है 1.4। अब इसके बाद हमने रियोस्टैट की मदद से करंट की वैल्यू को चेंज किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब एमीटर में शो हो रहा है 0.049 एम्पेयर्स। तो इसके बाद हमने लैग्रांज सेल के लिए रीडिंग्स लेने के लिए टू वे की में नॉब को इंसर्ट किया है और फिर हम दोबारा से उसी तरह से देखेंगे कि जॉ की मदद से हमारे पास कहाँ पे नल पॉइंट आ रहा है पोटेंशियोमीटर में। तो यहाँ पे लैग्रांज सेल के लिए अब हमारे पास नल पॉइंट आ रहा है 809.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास ट्रायल 1 की वैल्यू आ रही है। इसके बाद दोबारा से हम इस प्रोसेस को रिपीट करके देखेंगे और देखेंगे कि हमारे पास दोबारा से इस लैग्रांज सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ कितनी बनती है। ट्रायल 2 के बाद हम इस नॉब को टू वे की में दूसरी तरफ इंसर्ट करेंगे, यानी कि अब हम डैनियल सेल के लिए रीडिंग देखेंगे। तो हमारे पास अब जो नल पॉइंट है डैनियल सेल के लिए वो यहाँ पे बन रहा है 583 सेंटीमीटर पे। हमारे पास ट्रायल 1 की वैल्यू आ रही है डैनियल सेल के लिए। इसके बाद दोबारा से हम इसी प्रोसीजर को रिपीट करेंगे ताकि हमारे पास ट्रायल 2 की वैल्यू आ जाए डैनियल सेल के लिए। तो जिस तरह से फर्स्ट मेजरमेंट्स के दौरान हमने कैलकुलेशंस की थी, उसी तरह से यहाँ भी हमने कैलकुलेशंस की हैं और हमारे पास E1 और E2 का रेशो आ रहा है 1.4। इसी तरह से हमने थर्ड टाइम भी मेजरमेंट्स ली और कैलकुलेशंस की, तो हमारे पास रेशो 1.4 ही आ रहा है। अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड किया और 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास मीन आ जाता है L1 डिवाइडेड बाय L2, जो कि 1.4 आता है। तो इसके मुताबिक हमारे पास E1 डिवाइडेड बाय E2 की वैल्यू आती है 1.4, जिसके मुताबिक हमें ये पता चलता है कि E1 जो कि लैग्रांज सेल के ईएमएफ को शो कर रहा है वो डैनियल सेल के ईएमएफ यानी कि E2 के 1.4 टाइम्स ग्रेटर है, यानी कि लैग्रांज सेल के ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डैनियल सेल के ईएमएफ के। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको प्रैक्टिकल अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने पोटेंशियोमीटर के ज़रिए से दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर किया है।